So students, as the resources are the free gifts of nature, so people are using it indiscriminately, which causes problem of depletion of resources. Resources की कमी होती गई है for satisfying the greed of people. नीड को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज के पास इनफ रिसोर्सेज हैं, सॉरी नेचर के पास इनफ रिसोर्सेज हैं, बट ग्रीड को फुलफिल करने के लिए इनफ रिसोर्सेज नहीं हैं. एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, कुछ लोग तो रिसोर्सेज को इकट्ठा करके रखते हैं. कुछ लोगों के पास बहुत सारे बंगले हैं, बहुत सारे लैंड रिसोर्सेज हैं, लैंड एरियाज हैं, बट कुछ के पास रहने को भी घर नहीं है. इनडिस्क्रिमिनेटेड एक्सप्लॉयटेशन, देखो इससे ग्लोबल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम अराइज होती है, ग्लोबल वार्मिंग अराइज हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन. These all are the problem which are increasing in the nature. Now, equitable distribution of resources become essential. क्यों ज़रूरी है? For global peace and the equality of life. Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. Sustainable existence is component of sustainable development. Then you have to know what is sustainable development. Sustainable development क्या होता है? Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the need of the future generation. It means environment में development तो होना चाहिए, जो कि ज़रूरी भी है, but without damaging the environment. Environment को नुकसान पहुँचाए बिना. The development in the present should not compromise with future generation. और अभी प्रेजेंट में जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो फ्यूचर जनरेशन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हमारे पास इनफ मनी है टू फुलफिल आवर नीड्स एंड इवन ग्रीड्स ऑल्सो समटाइम. हम लोग मैक्सिमम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का. लाइक वी आर यूजिंग पेट्रोल, डीजल फॉर एक्स्ट्रा यूजेस ऑल्सो. हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं व्हीकल्स का, हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, हम लोग वाटर को वेस्ट कर रहे हैं. तो अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो वो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. आने वाले समय में ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेट्रोल अवेलेबल ही नहीं है. उन लोगों को ऐसा ना हो कि उनको पेट्रोल और डीजल का केवल नाम सुनने को मिले. ठीक है, तो इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ग्रोथ तो करना है बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन. फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मॉल बनाते हैं या हम रेलवे ट्रैक्स बनाते हैं या हम लैंड या बिल्डिंग बनाते हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं हम कहीं हम नेचर के साथ में कुछ एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं कर रहे हैं, लैंड डिग्रेडेशन तो नहीं हो रहा है. तो वी शुड टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. चिल्ड्रन, उसके बाद एक पॉइंट आता है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992. जून 1992 में more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil for the first International Earth Summit. The summit was convened for addressing the urgent problems of environment protection and socio-economic development at the global level. The assembled leaders signed the Declaration on Global Climatic Change and Biological Diversity. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principle and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in 21st century. ये एक सबमिट हुआ था, आप बोल सकते हो सम्मेलन हुआ था. कहाँ पे? ब्राज़ील में. कब? 1992 में. क्या था उसमें? 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स गैदर हुए थे. फॉर वॉट? for protection of environment.
Now children, in the Earth Summit 1992, Agenda 21 were fixed. इसमें 21 एजेंडाज फिक्स करना था किसको? लोकल गवर्नमेंट को, ठीक है। एंड दैट यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन कर लो, UNCED, इसका फुल फॉर्म दिया है यहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। चिल्ड्रन, ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क में आते हैं, तो आप बुक रीड बिल्कुल करो और उसमें ऐसे जब भी पॉइंट आ रहे हैं उसको अंडरलाइन करते जाओ। अच्छा, अब इसका मेन मोटिव क्या था? एम वॉज अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर मेन एम वॉज टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना, जिसमें कि एनवायरनमेंट को जो डैमेज हो रहा है उस पर चिंता जताई गई, उस पर डिस्कशन किया गया। पावर्टी, डिजीज़, ग्लोबल कॉपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स, इन सब शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चीज़ों पे डिस्कशन हुआ, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशन निकाला गया। चिल्ड्रन, योर नेक्स्ट टॉपिक इज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया. It is given on the page number 4. See, resource planning is a complex process which involves different steps. इसमें different steps होती है. Now see with the diagram. See children, resource planning is a complex process which involves identification and inventory of resource. अब सबसे पहले प्रोसेस क्या होती है बच्चों? यू हैव टू आइडेंटिफाई लाइक हाउ मच रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन द कंट्री. कैसे पता करोगे आप उसको? सर्वे के थ्रू, मैपिंग के थ्रू, उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो रिसोर्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई करना. इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, कितने रिसोर्सेज हैं और कितना रिसोर्स हमारे पास स्टॉक के फॉर्म में पड़ा हुआ है या रखा है, उसको हम क्या करेंगे? सर्वे, मैपिंग और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई करेंगे. तो ये हमारी सबसे फर्स्ट स्टेप होती है. उसके बाद रिसोर्स और प्लानिंग की जो सेकंड स्टेप है वो है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर. अब आपको पता चल गया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं. उसके बाद आप एक प्लानिंग स्ट्रक्चर डेवलप करोगे. कैसे? टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप करोगे कि हमको जितने भी नेचर में रिसोर्सेज हैं उनको कैसे डेवलप करना है, कैसे यूज़ करना है. देन मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान. फिर क्या होता है बच्चों? आपने आइडेंटिफाई किया, उस बेसिस पे आपने प्लानिंग किया, एंड देन वी हैव टू मैच द प्लान विद द एक्चुअल डेवलपमेंट. आपने प्लान करके जितना रखा था आपको उसको मैच करना पड़ेगा कि एक्चुअल में डेवलपमेंट कितना हुआ और हमने प्लानिंग कितनी की थी. तो ये है रिसोर्स प्लानिंग विद द प्रोसेस. फर्स्ट identification, second evolving, and third is matching. You all can take the screenshot of this process or is of 7. So open your geography book and take the pencils in your hand. So soil is the most important renewable natural resource. It is the medium of plant growth and supports different type of living organisms. On the earth, the soil is a living system. It takes millions of years to form soil up to a few centimeter in depth. So soil क्या है? Soil सबसे important natural resource है. सभी plants कहाँ पे ग्रो करते हैं? सॉइल में ग्रो करते हैं. तो अपर लेयर जो उसकी है सबसे ज़्यादा यूज़फुल है. नाउ चिल्ड्रन, कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, इंडिया हैज़ वेरिड रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट रिलीम्स एंड वेजिटेशन टाइप्स.
These have contributed in the development of various types of soil. Children, classification of soils. There are different kinds of soils. It is divided on the basis of landforms, area. It depends on the landforms and the area, region, climate. So first is alluvial soils. Next is black soil. Third point is red and yellow soil. Fourth is laterite soil. Fifth is arid soil. And sixth is forest soil. These all description you will get on the page number 8, 9 and 10. So first is, this is the most widely spread and important soil. Alluvial soil सबसे ज़्यादा fertile soil में से एक है जो सबसे ज़्यादा spread है. In fact, the entire northern plains are made of alluvial soil. Children, आप ये जितनी भी soil हैं उनको याद कैसे करोगे? उनको आपको कैटेगराइज करना है. द रीजन वेयर इट इज़ फाउंड, वो किस रीजन में फाउंड होता है, कितने स्टेट्स में वो स्प्रेड आउट है और उसका यूज़ क्या है या फिर उसकी जो क्वालिटी है वो क्या है. बेसिकली इसमें कौन सी क्रॉप ग्रो होती है वो आपको मेंशन करना है. इससे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो इसी टाइप के होते हैं कि एलुवियल सॉइल किस रीजन में है, इसकी क्या क्वालिटी है और इसमें कौन से क्रॉप्स ग्रो होती है. या फिर ब्लैक सॉइल. सी, दी सॉइल आर ब्लैक इन कलर, आर ऑल्सो नोन एज रीगर सॉइल्स. ब्लैक सॉइल का एक और नाम क्या है? रीगर सॉइल. ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इट इज़ नॉन एज ब्लैक कॉटन सॉइल. एक और नाम क्या है ब्लैक सॉइल का? कॉटन सॉइल. तो चिल्ड्रेन, आपको ये इसी तरीके से रीड करना है और इसमें से आपको क्या फाइंड आउट करके निकालना है? रीजन वेयर इट इज़ फाउंड, क्रॉप एंड देयर क्वालिटी. This map will help you to understand the region where these soils are found. First, you can see here forest and mountain soil is found. यहाँ पे forest और mountain वाली soil found होती है. Secondly, alluvial soil. ये जो पूरा region है बच्चों, यहाँ पे alluvial soil found होती है. alluvial. ओके. नेक्स्ट, रेड एंड येलो. ये जो पूरा रीजन है यहाँ पे रेड सॉइल और येलो सॉइल फाउंड होती है. ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल इस पूरे रीजन में ब्लैक सॉइल फाउंड होती है. ये इसमें कौन सी क्रॉप ज़्यादा अच्छे से ग्रो होती है? कॉटन. इट इज़ फेवरेबल फॉर कॉटन. देन लेटेराइट. Laterite soil is found here. Then, sorry, this is arid soil, arid and laterite. Laterite it's found here, little bit here and here. So this is all for today. Remaining points we will discuss in the next video. Till then, revise all these points, make notes of it, underline all the important points. Till then, bye-bye.